हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज एक बड़ी ही डिफरेंट मूवी आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। ये एक एक्शन मूवी है और एक अंडररेटेड एक्शन मूवी मैं कहूँगी। और ये मूवी किसी और की नहीं बल्कि गोविंदा की है और जिसमें उनका साथ दिया है धर्मेंद्र ने। और इस फिल्म का नाम है जुल्म की हुकूमत, जो आई थी 1992 में। वैसे तो इस फिल्म में बहुत बड़े बड़े कलाकार और भी थे और कुछ ऐसे कलाकार थे जो उस वक्त इतने बड़े नहीं थे लेकिन आज एक अच्छा खासा नाम बन चुके हैं। जिसमें से अगर मैं एक नाम लूँ तो अर्चना पूरन सिंह। जी हाँ, इस फिल्म में अर्चना पूरन सिंह भी हैं। यंग गॉर्जियस सेक्सी हॉट अर्चना पूरन सिंह आपको देखने को मिलेंगी अपने यंग डेज में। तो परेश रावल भी हैं, मौसमी चैटर्जी भी हैं, किमी काटकर भी हैं, शक्ति कपूर भी हैं, नीना गुप्ता भी हैं और भी अन्य कलाकार बेहतरीन इस फिल्म में हैं। लेकिन मुख्य जो किरदार हैं वो धर्मेंद्र और गोविंदा हैं। मैं कहूँगी कि धर्मेंद्र का किरदार काफ़ी छोटा है लेकिन गोविंदा तो इस फिल्म के एक तरीके से बैकबोन कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो है जिस तरीके से इस फिल्म को संभाला है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। क्योंकि गोविंदा सिर्फ कॉमेडी करते हुए हमें जो दिखते हैं, मैं आपको बता दूं कि कॉमेडी से पहले पहले वो सीरियस रोल भी किया करते थे और उनके सीरियस रोल काफ़ी अच्छे होते थे, काफ़ी डेप्थ में होते थे। तो जैसे वो कॉमेडी में मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं है, वैसे ही सीरियस टाइप रोल करने में भी गोविंदा का कोई जवाब नहीं है। जो उनका डायलॉग डिलीवरी देने का जो अंदाज़ होता था, जो वो एफर्ट्स डालते थे, वो उनके काम में दिखते थे। अगर आप उनकी अर्लीज़ 90s की फ़िल्में उठाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी फ़िल्में करी हैं। और भले ही फ़िल्म ना चले लेकिन आज भी उनको अगर हम देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ गोविंदा की वजह से देखें, क्योंकि क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने फ़िल्म में दी है। नो मैटर फ़िल्म नहीं चली लेकिन बहुत सारी फ़िल्में हैं और अच्छी फ़िल्में हैं। और उन फ़िल्मों को अगर आप लोग आज देखें तो लगे कि नहीं यार, ये गोविंदा जो हमें हंसाता था एक टाइम पर, वो हंसाने से पहले कभी गोविंदा हमें गंभीर भी करता था। वो बात अलग है कि गोविंदा को फिर बाद में कॉमेडी किंग का टाइटल मिल गया, लेकिन कॉमेडी किंग टाइटल से पहले वो एक्शन भी किया करते थे और पब्लिक को इमोशनल भी किया करते थे अपनी संजीदगी भरी निगाहों से, अपने दुखी जो चेहरे से। और इतना ज़्यादा शिद्दत से वो अपने परफॉर्मेंस में जान डालते थे कि लगता था कि व्हाट अ परफॉर्मेंस। मतलब कोई भी ऐसा शख्स शायद नहीं होगा जो सिनेमा घर में बैठकर गोविंदा की परफॉर्मेंस को देखकर मन ही मन में तालियां ना बजाता हो, क्योंकि इतने अच्छे एक्टर थे। एक्टर मतलब मुझे लगता है कि आजकल के एक्टर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उस ज़माने में और भी एक्टर्स थे जो आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन जिसने अपने अंदर के कई पहलुओं को, एक अभिनेता के अंदर के जो पहलू होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उन सब को अगर किसी ने बड़ी बेहतरीन तरीके से निकाला तो वो गोविंदा ही थे। और इस बात को तो मैं मानती हूँ और शायद शायद क्या, यकीनन आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। और ये गोविंदा का सबसे मतलब कुछ ऐसी फिल्में हैं जो जिसमें गोविंदा का परफॉर्मेंस मतलब आप रेट ही नहीं कर सकते, इतना बेहतरीन है। और ये फिल्म उनमें से एक है, जुल्म की हुकूमत। तभी भले ही इस फिल्म का नाम जुल्म की हुकूमत है लेकिन इसमें एक्टिंग की हुकूमत तो गोविंदा की ही है। क्योंकि गोविंदा ने जो अपना मतलब आप कह सकते हो 900% का भी कुछ और होगा ना, वो भी जो है दिया है गोविंदा ने। आपको शायद मेरी तारीफ़ कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड लगे लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये फ़िल्म देखें। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोट करी इस फिल्म के माध्यम से, पता नहीं आप लोगों ने ये फिल्म देखी है नहीं देखी है, लेकिन इसमें एक सीन है जिसमें धर्मेंद्र की डेथ दिखाई जाती है। क्योंकि धर्मेंद्र एक गुनाहों के दलदल में फंसे हुए शख्स हैं। एक्चुअली कहानी धर्मेंद्र की है जो एक गुनाहों के देवता हैं, यानी कि
काफ़ी गलत कामों में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, लेकिन छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनका सबसे लाडला भाई गोविंदा उनको इस काम के लिए अप्रिशिएट नहीं करता है और इसी वजह से वो उनसे अलग रहता है। धर्मेंद्र के एक और भाई हैं शक्ति कपूर। तो जो गोविंदा हैं वो गोविंदा से बहुत प्यार करते हैं धर्मेंद्र, लेकिन क्योंकि उन्हें गोविंदा को ये पसंद नहीं है कि उनके बड़े भाई ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से वो अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं और धर्मेंद्र भी उनकी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन होता फिर कुछ यूँ है कि वो फिर अपना मन बना लेते हैं कि अब मुझे इस गुनाहों की गलियों से निकलना है और एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, जिसके लिए वो अपनी पत्नी मौसमी से ये कहते हैं कि अब जो है हमें ये सब कुछ ख़त्म करना चाहिए। लेकिन जिससे पहले कि कोई आगे की प्रक्रिया हो पाती, जो उस माफिया के, उस लोगों के जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, यानी कि धर्मेंद्र के जो सो कॉल्ड दोस्त होते हैं, वही धर्मेंद्र को मरवा देते हैं। और जो मरवाने का जो तरीका है वो बिल्कुल वैसा है जैसा कि गुलशन कुमार के साथ में जो हुआ था। जिस तरीके से आप सबको पता ही होगा कि गुलशन कुमार सुबह सुबह मंदिर जाते थे और शिव भक्त थे, तो वो सुबह जाते हैं और वहीं पर जो है मंदिर में ही उन पर अटैक हो जाता है। और वो ऐसा अटैक होता है जिस अटैक की वजह से उनकी जान चली जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो मैंने देखा कि धर्मेंद्र सबको खाना खिला रहे हैं, गरीबों को, और पूजा कर रहे हैं, और इतने में जो है उन पर भी गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और फिर उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये सिमिलैरिटी मुझे देखने को मिली। हालांकि गुलशन कुमार की डेथ 97 में हुई थी और ये फिल्म आई थी 92 में। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये सीन क्या इंस्पायर था या एक ये महज इत्तेफाक था, क्योंकि गुलशन कुमार की डेथ को लेकर भी बहुत बातें हुई कि इसमें बहुत बड़े बड़े अंदर के लोगों का हाथ था, जो बातें कभी ठीक से बाहर नहीं आई, जो दबा दी गई ऑब्वियसली। और गुलशन कुमार से बहुत से लोगों को परेशानी तो थी, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंचा लेकर जा रहे थे गुलशन कुमार। बहुत सारे लोगों को वो चांस दे रहे थे और बहुत ही मतलब हम्बल बैकग्राउंड से वो आते थे, और कहाँ से कहाँ वो पहुँचे और कहाँ से कहाँ वो गए, उसकी तो कोई मतलब आज भी लोग मिसाल देते हैं। वो बात अलग है कि उनके जाने के बाद उनके बेटे ने उनकी लेगेसी को संभाला, जो कि काफ़ी यंग था उनका बेटा, तो वो संभाल ही रहा है जैसे तैसे जो भी है। बट वो जो एक टी सीरीज़ का जो बैनर है उसको आज तक मैनेज करके रखा है, जो काफ़ी बड़ी बात है। हालांकि उसे मैनेज करने के लिए भी काफ़ी कुछ पापड़ भूषण कुमार ने भी झेले होंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये सब कुछ बहुत आसान होगा संभालना, ये सब करना। उनकी पत्नी, बेटे, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि लोग भी जो है गिद्ध की तरह बैठे हुए होते हैं कि अच्छा ये राजा मरा है तो चलो इसकी सत्ता को लूटने के लिए आ जाते हैं। तो बहुत कुछ झेला होगा, मैं इस चीज़ में विश्वास रखती हूँ। मुझे पता है कि अब तो खैर मुझे भी समझ में आ गया और आपको भी, कि यहाँ पर एक राज हासिल करना आसान नहीं है। मतलब आसान है, लेकिन उसको, उस पर डटे रहना, उसको संभाल कर रखना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। कहते हैं ना, कामयाबी पाना मुश्किल नहीं है, पर उसको बरकरार रखना, उसको मेंटेन करना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और यही चीज़ मैं देख रही हूँ और अब मैं समझ रही हूँ। मैं अब 2 और 2 4 ठीक से करने लगी हूँ, तो मुझे समझ में आया है कि भाई क्या था उस टाइम पर। क्योंकि उस टाइम पर सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। कुछ मैगजीन्स में, न्यूज़ चैनल पे, अखबारों में जो छपा हमने उसको पढ़ लिया और बंद करके आगे बढ़ गए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ था जो आज तक कभी सामने नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा, इस बात की तो मुझे पूरी गारंटी है। खैर, ये सिमिलैरिटीज़ मुझे लगी। अब क्या हुआ कि धर्मेंद्र की डेथ हो गई। अब डेथ के बाद जो गोविंदा है उसकी एंट्री हो जाती है। अब वो आता है इस प्रोफेशन में, वो इन्वॉल्व हो जाता है। अब वो
इन्वॉल्व होता है और क्यों होता है, उसकी क्या वजह रहती है, और इन्वॉल्व होने के बाद क्या वो इस दलदल से निकलता है या वो इस दलदल को में और फंस जाता है या वो इस दलदल को एंजॉय करने लगता है। जैसे कि वो कौन होते हैं, सूअर होते हैं, वो कीचड़ में बैठते हैं और कीचड़ को ही अपने ऊपर लगाकर उनको बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा होता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो वो ये नहीं देखते कि अरे यार हम तो कीचड़ में पले हैं, हम कीचड़ लगा के बैठे हैं, उनको वही कीचड़ अच्छा लग रहा होता है। तो यही वाली बात इन गैंगस्टर्स की भी होती है कि हम गलत काम में पड़े हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हमारी ईगो मसाज हो रही है, सारे लोग हमसे डर रहे हैं, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, जो चीज़ के लिए हम आवाज़ देंगे वो हमारे सामने हाजिर हो जाएगी, चाहे वो चीज़ सही हो चाहे ना हो, चाहे अपनी हो चाहे पराई हो। तो बस हमें बस छीनना है, हमें ये नहीं देखना है कि ये इसकी है ये उसकी है, हमें बस ये देखना है कि ये चीज़ अगर हमें पसंद है तो ये मेरी है। भले ही इसे किसी और ने ख़रीदा हो, किसी और ने ब्याह हो, किसी और ने अपना माना हो, कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो किसी की जान भी क्यों ना हो। तो ये होता है। तो अब इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होने के बाद गोविंदा किस तरीके से अपने भाई के कातिलों को पकड़ते हैं, उनको माफ़ करते हैं या सज़ा दिलवाते हैं या उनसे दोस्ती कर लेते हैं, ये सारी बातें जाननी है तो आपको ये फ़िल्म देखनी होगी। बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, दिमाग से बनाई गई ये फ़िल्म है, ठीक है। ये एक हॉलीवुड मूवी, एक अमेरिकन मूवी का हिंदी रीमेक है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो मुझे ये फ़िल्म बहुत अच्छी लगी है। और मैं बताऊँ आपको, एक पर्सनल बात बताऊँ तो ये मेरे फादर की बड़ी फेवरेट फ़िल्म है। मतलब उनको ये फ़िल्म बहुत पसंद है और मैंने उन्हीं के साथ बैठकर ये फ़िल्म देखी थी और वाक़ई मुझे ये फ़िल्म सही लगी थी और गोविंदा का परफॉर्मेंस मुझे बहुत सही लगा था कि वाक़ई मतलब एक अलग अंदाज़ में आप गोविंदा को इस मूवी में देखेंगे। वो हँसना हँसाना अपनी जगह है, वो भी गोविंदा का एक स्टाइल है, एक उनका एक ट्रेडमार्क है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस गोविंदा ने की है ये काबिल तारीफ़ है। मतलब धर्मेंद्र जैसे बड़े दिग्गज के सामने खड़े होकर अपना एक मार्ग सेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। हालाँकि शायद इसके अलावा भी उन्होंने कुछ फ़िल्में धर्मेंद्र के साथ की होंगी, मुझे पता नहीं है, मैंने देखी नहीं है। ये फ़िल्म मैंने सिर्फ़ अपने फ़ादर की वजह से देखी थी, क्योंकि मेरे फ़ादर को ये फ़िल्म पसंद थी और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि ये फ़िल्म मुझे देखनी है, तो मैंने यूट्यूब पर चलाई थी काफ़ी साल पहले। मतलब जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तब मैं और मेरे फ़ादर रात में बैठकर फ़िल्में देखते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई फ़िल्म पुरानी हो तो बताओ, मैं वो चला दूँगी। तो उन्होंने कहा ये वाली फ़िल्म, तो मैंने कहा ठीक है। और जब मैंने ये फ़िल्म देखी तो मुझे भी ये फ़िल्म बहुत अच्छी लगी। अच्छा, इस फ़िल्म में किमी काटकर भी हैं। किमी काटकर के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि वो भी एक नेपो प्रोडक्ट थी और काफ़ी मतलब सेंसेशनल नेपो प्रोडक्ट की थी और कुछ सी ग्रेड टार्जन टाइप मूवी से उन्होंने अपने करियर में एंट्री ली। लेकिन फिर आगे जाकर अमिताभ बच्चन के साथ जो उन्होंने एक आइकॉनिक गाना किया था, जिसको आज भी लोग भूले नहीं हैं। आज भी अगर कोई ऐसी पार्टी हो जिसमें 90s के गाने बजें तो ये गाना तो सबसे पहले बजेगा और वो गाना है जुम्मा चुम्मा दे दे। हम लोग छोटे थे तो हमें इस गाने का मतलब नहीं पता होता था, बट गाना अच्छा लगता था। तो ये वो किमी काटकर हैं जिन्होंने इतना बड़ा बेंचमार्क सेट किया। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने ये गाना किया और 92 में ये फ़िल्म उनकी आई और इसी फ़िल्म के बाद शायद फिर उन्होंने बॉलीवुड को जो है गुड बाय कह दिया। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ शादी कर ली। उनके हस्बैंड भी शायद फ़ोटोग्राफ़र थे या कुछ तो थे। उनके साथ शादी कर ली, घर बसा लिया, बच्चा कर लिया और अब तो खैर उनका बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो एक प्राइवेट लाइफ उन्होंने जीनी बेहतर समझी और अब तो खैर वो दिखती हैं और ऑब्वियसली बात है कि जितनी भी एक्ट्रेसेस अब एक एज पार कर लेती हैं तो शायद मुझे लगता है कि पता नहीं उनका फिर माइंडसेट ऐसा होता है कि चलो अब वापस इस इंडस्ट्री में जाया जाए। जितनी जल्दी वो इस इंडस्ट्री को छोड़कर, जब वो यंग होती हैं तब वो छोड़कर भाग जाती हैं अपने करियर के पीक में, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा था कि भाई किमी का भी करियर काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि किमी काटकर काफ़ी मतलब
पॉपुलर तो थी, और गोविंदा के साथ उन्होंने जैसी करनी वैसी भरनी नाम की फिल्म में भी काम किया था। तो एक तरीके से काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ वो काम कर रही थी, और अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने जो गाना किया वो फिल्म में, तो उसके बाद तो भाई मतलब एक तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी तो मतलब आसमान छू रही थी। बट ठीक है, सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, चॉइस होती है, और इस इंडस्ट्री का रुख तो फिर जब आप आते हो, इसमें काम करते हो, तभी आपको इस इंडस्ट्री की सच्चाइयाँ पता चलती हैं। तो इस वजह से भी लोग कहते हैं कि यार ये तो कट लो, यहाँ से निकल लो, नहीं तो फंस जाओगे, और फिर वो शादी करके भाग जाते हैं। शायद कभी कभी कुछ ऐसी भी एक्ट्रेसेस होती हैं जो कहने को बिल्कुल लैमलाइट से वैसे तो दूर होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बॉलीवुड से टच में होती हैं, उनको पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती भी हैं इनडायरेक्टली, जिसमें उनका फेस सामने ना आए, और पीछे पर्दे के पीछे रहकर वो सारी कमान संभालें। कभी कभी मुझे लगता है ऐसा भी होता होगा कि बिल्कुल शो इंडस्ट्री से ये शो बिजनेस से गायब होना कभी कभी मुझे लगता है सही भी है, होता है, लेकिन कभी कभी लगता है कुछ ऐसी भी एक्ट्रेसेस होती होंगी जो शायद अपने आप को बचाने के लिए कि भाई किसी चीज़ में मेरा नाम ना आए, तो मैं यहाँ से वैसे फिज़िकली निकल जाऊँ, लेकिन बैक स्टेज में मैं रहूँ, पर्दे के पीछे मैं सारी बाजी अपने हाथ में कंट्रोल करूँ, क्योंकि अब मेरा एज भी बढ़ रहा है और आगे कोई फिल्में मिल नहीं रही हैं, तो ऐसे नहीं तो ऐसे मैं काम करूँगी। और शायद मुझे लगता है कि पर्दे के सामने रहकर मैं जितना पैसा कमा रही हूँ, पर्दे के पीछे रहकर मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। तो ये भी होता है कि चलो एक कवर के लिए कि शादी कर लो, बच्चा कर लो, निकल लो, लेकिन वो निकल के भी नहीं निकली हुई होती हैं, और शायद यही वजह है कि फिर वो वापस इंडस्ट्री में आती हैं अपने बच्चों को काम दिलवाने के लिए। तो वो इसीलिए आ जाती हैं क्योंकि वो अभी भी लोगों से कनेक्टेड होती हैं, तो उनको लगता है कि हमें पेमेंट इन काइंड मिलेगा और हमारे बच्चों को इंडस्ट्री में जगह मिलेगी। तो शायद ये भी हो सकता है, ये मेरा ऐसा अनुमान है, मेरी ऐसी सोच है। तो आपको ये फ़िल्म यूट्यूब पर बहुत ही इजीली देखने को मिल जाएगी, और बहुत अंगेजिंग मूवी है, एक्शन मूवी है। तो जिनको एक्शन पसंद है, जिनको वो टिपिकल अल्फ़ा मेल टाइप की फ़िल्में देखनी है जिसमें हीरो ही दिमाग चला रहा है पूरा, और हीरोइंस बेचारी बस बैठकर साड़ी वाड़ी पहनकर आंसू बहा रही हैं और कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स में हीरो को एंटरटेन कर रही हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ये फ़िल्म ज़रूर देखिए। इस फिल्म के गाने भी ठीक ठाक हैं, दिलीप सेन और समीर सेन ने इसका म्यूज़िक दिया है। तो बेसिकली मतलब अपने टाइम पर ये फ़िल्म तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन आज इस फ़िल्म को जितने भी लोग देखते हैं कहते हैं नहीं यार, फ़िल्म में बात तो थी। बट ठीक है, वो ज़माने ज़माने की बात है। आज हमें एक्चुअल में 90s के एरा की इतनी कदर है, तो हम समझ सकते हैं। उस टाइम पर हम एक अलग जोन में थे, एक ज़माना बदल रहा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, बहुत सारी नई नई वैरायटीज़ आ रही थी। तो ऐसे में किसी को चांस मिल रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में कई मूवीज़ अंडररेटेड रह जाती हैं, और ये मूवी भी उनमें से एक है। तो मैं चाहूँगी कि इस मूवी को आप सब लोग देखें, और धर्मेंद्र साहब जिनका अभी कुछ महीने पहले निधन हो गया है, तो एक तरीके से आपको उनका भी काम देखना चाहिए, क्योंकि देखो ठीक है पर्सनल लाइफ उनकी जो भी थी, लेकिन एक्टर तो वो बुरे नहीं थे। आज भी उनको अगर हम इंडस्ट्री में याद करते हैं तो एज अ हीमैन याद करते हैं कि एक तो टिपिकल मतलब कहते हैं ना पंजाबी बॉय, पंजाबी मुंडा, धर्म गरम जो है वो मानते थे धर्मेंद्र साहब को। उनकी अपनी ही एक पर्सनालिटी थी, उनका अपना ही एक ऑरा था जिसको शायद हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो ये फ़िल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए, और धर्मेंद्र साहब के लिए भी, और अगर आप उनके फ़ैन हैं तो, एंड ऑफ कोर्स अगर आप गोविंदा के फ़ैन हैं और आप उनकी कॉमेडी की कई फ़िल्में देख चुके हैं तो ये फ़िल्म भी आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें उनका एक बड़ा ही डिफरेंट किरदार है। वो किरदार जो आपको बहुत ज़्यादा हैरान भी करेगा, और काफ़ी ना मतलब आप चार्ज फील करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी थ्रिलर भी है। मतलब कैसे ये इसने कैसे कर दिया, मैं कहानी को ज़्यादा नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप ये फ़िल्म देखें, और
इंजॉय करें, क्योंकि वाकई ये फिल्म आप देख सकते हैं। गाने वाने आप आगे कर दीजिएगा, यूट्यूब में फ़ायदा होता है। ये किमी काटकर का कोई भी गाना देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किमी काटकर और गोविंदा का थोड़ा रोमांस भी दिखाया है। पहले थोड़ा रोमांस को मतलब पहले 3 घंटे की फिल्में होती थी तो सारा सारा एलिमेंट डाला जाता था, और कई कई जगहों पर तो कुछ ज़्यादा ही लेंथ बढ़ाने के लिए फिल्म में ऐसे कुछ सीन्स भी डाले जाते थे जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो वो आप आगे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो टोटली आपकी मर्ज़ी है। तो एक पूरा 90s का नॉस्टैल्जिया आप महसूस करेंगे ये फिल्म देखकर। और जिन आर्टिस्ट को आज आप देखते हैं इतने एजेड हो गए हैं, वो अपने यंग डेज़ में कैसे लगते थे वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा फील आएगा और अच्छा आपको महसूस होगा, और वाकई इस फिल्म को देखकर एक अलग सा जोश आपके अंदर आएगा कि कैसे इंसान परिस्थितियों में जब फंसता है तो उसको निकालने का भी जो है उसे गूदा उसके अंदर होना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि परिस्थिति से निपटने के लिए ही जानबूझकर अपने आप को मुसीबत में डालते हैं। तो मतलब एक तरीके से अगर आपको किसी से बदला भी लेना है तो कैसे घुस कर, कहते हैं ना चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए चक्रव्यूह में घुसना ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि चक्रव्यूह में आप घुस तो गए हो लेकिन उससे निकलना भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये चक्रव्यूह की प्रथा को ही तोड़ने के लिए मुझे इस चक्रव्यूह में पहले घुसना पड़ेगा और फिर तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा ही चक्रव्यूह जो है वो गोविंदा रचते हैं, और वो क्या चक्रव्यूह है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। मैं काफ़ी घुमा घुमा कर बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसका मैं कोई भी आपको दूँ, मतलब एक तरीके से आपको मैं बताऊँ, क्योंकि वाकई अच्छी फ़िल्म है। मैं इसकी कहानी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ। शायद हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस फ़िल्म को देखा हो, बट ये फ़िल्म वाकई अच्छी है। मुझे इस फ़िल्म ने काफ़ी इम्प्रेस किया। और एक मतलब कि दाव पेच क्या होते हैं और दाव पेचों को कहाँ पर कैसे किस जगह पर अप्लाई अगर करें तभी उन दाव पेचों की कीमत होती है, वो सारी बातें जो शायद बिजनेस में नौकरी में हम लोग करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी कैसे अगर हम कहीं फंस गए तो कैसे अपने आप को निकालेंगे, क्योंकि वही वाली बात होती है, दिल और दिमाग दोनों को जो है इकट्ठा चलाना भी बहुत ज़रूरी है, और इसको इकट्ठे बैलेंस करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं इस फिल्म में कैसी हुई हैं, गोविंदा कैसे मतलब फिर उस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं जिससे वो कभी भी मतलब उसको पसंद नहीं करते थे, उसमें जाना नहीं चाहते थे। एक तरीके से मतलब आप वो अपने बड़े भाई पिता समान बड़े भाई से इसी वजह से दूर गए कि उन्हें अपने भाई का ये काम पसंद नहीं था, और उनकी डेथ के बाद वही उनका काम वही संभालने लगते हैं। तो क्यों संभालते हैं, क्या रीज़न है, और फिर संभालने के बाद कैसे फिर वो आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें आपको इस फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेंगी, जो काफ़ी अच्छे से बनाई गई हैं। डायलॉग्स भी अच्छे हैं, एक्शन तो है ही इस फिल्म में, और परेश रावल का बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही डिफरेंट रोल है। और आप देख सकते हैं कि आर्टिस्ट लोग पहले कैसे काम करते थे, पहले कैसे अपने किरदारों के प्रति वफ़ादार होते थे और उसमें कितना घुस जाते थे कि ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक किरदार निभा रहे हैं। तो ये आपको 90s की फ़िल्मों से तो देखने को मिलेगा, वैसे तो 80s की फ़िल्मों में भी देखने को मिलेगा। जो भी अच्छी फ़िल्में हैं, पहले के एक्टर्स, चाहे मतलब मैं कहूँगी कि सी ग्रेड फिल्मों में काम करने वाले एक्टर्स भी ना उस काम को समझते थे, लेकिन आज ए लिस्टर एक्टर जो हैं इतने बड़े बड़े बैनर की फिल्में करने के बावजूद भी वो ये बात नहीं समझ पाते, अपने किरदार के साथ वो जस्टिफाई नहीं कर पाते। यही एक बहुत बड़ी विडंबना है जो मुझे समझ में नहीं आती कि आज के आधुनिक युग में लोग अपने काम को क्यों नहीं समझ पा रहे। वो एक ऐसा वक्त हुआ करता था 80s 90s का या उससे पहले का, जब इतनी टेक्निकली इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, फिर भी लोग अपना 900% देते थे। और आज इतनी सुख सुविधा होने के बावजूद भी
मतलब ना फिल्में अच्छी हैं, ना डायरेक्शन अच्छा है, ना एक्टिंग अच्छी है, ना डायलॉग्स अच्छे हैं, ना राइटिंग अच्छी है, ना एक्टर्स, कुछ भी अच्छा नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें लगे। ठीक है, इंस्पायर होना अलग बात है, लेकिन बिल्कुल ही कॉपी कर देना, और कॉपी भी ऐसा ख़राब करना कि मतलब कॉपी शब्द से ही नफ़रत हो जाए, ऐसी बातें मुझे देखने को मिलती हैं जो मुझे बड़ा ख़राब लगता है। तो खैर, मेरी तो ये कंप्लेंट जब शुरू होती है तो शुरू ही हो जाती है। बट ऑन द होल ये फ़िल्म मस्ट वॉच है, अंडररेटेड एक्शन मूवी है। और मैं एक्शन मूवी ज़्यादा अपने चैनल पर डिस्कस करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्शन मूवी पसंद नहीं आती। मुझे थ्रिलर सस्पेंस मूवी ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा बहुत सस्पेंस भी देखने को मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत वो रोमांटिक ड्रामा, मेलो ड्रामा, रोना धोना, वो तो खैर पहले हर एलिमेंट फिल्म में डाला जाता था। बट खैर जो भी है, मैं अब ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। और पता नहीं मैंने कैसा रिव्यू किया है, क्या किया है। मैंने रिव्यू तो कुछ किया नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की गई है मेरी तरफ से कि भाई आप ये फ़िल्म देखिए। तो अब आपके ऊपर होता है कि आपको मेरे बताने के तरीके से आप कितने कन्विंस हुए हैं इस फिल्म को देखने के लिए। बट ये फ़िल्म अच्छी है। आप मतलब आपके पापा लोगों को तो अच्छी लगेगी। आपके घर में अगर मेल है, फादर है, दादा है, ख़ास तौर पे फादर है, उनको तो ये फ़िल्म अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरे फादर को ये फ़िल्म अच्छी लगी थी। और वाकई मतलब कहते हैं ना कि कुछ मूवीज़ देखकर आप चार्ज हो जाते हो, आपकी दिमाग तेज़ी से घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगता है। कुछ ऐसी फ़िल्में होती हैं जिनको देखकर आपको एक किक मिलती है। मैंने एक फ़िल्म और भी बताई थी आपको, रुका हुआ फ़ैसला, जिसको मैंने अपने चैनल पर जिस पर मैंने बात की थी, मैंने वो भी कहा था कि कुछ मैंने देखा है, मेरे अपने ही एक फैमिली मेम्बर है, मतलब दूर के हैं। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ ना, मैं ये रुका हुआ फ़िल्म देखता हूँ तो मैं एकदम से चार्ज हो जाता हूँ, मेरे अंदर एक अजीब सी बिजली कौंधने से लगती है। तो कभी कभी फ़िल्में कुछ अच्छा भी आपको दे जाती हैं, अगर आप लेना चाहो तो। बुरा तो खैर वो तो एक अलग ही बात है। तो ये फ़िल्म आपको थोड़ा चार्ज कर देगी, आपको थोड़ा सा ना वो एक्टिव कर देगी। अगर आप डल हो रहे हैं, सोच रहे हैं, जो जो फिल्मों के देखने के शौकीन है, मैं उनके लिए कह रही हूँ। जो फिल्में नहीं देखते हैं उनके लिए तो स्पिरिचुअल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो फिल्में देखते हैं, जिनको फिल्में देखना पसंद है और जो फिल्मों को एक आईने की तरह मानते हैं, समाज का आईना है, तो उनको, उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि उनको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। और तो कुछ रह नहीं गया इस फिल्म में बताने को, जो मैंने नहीं बताया है। मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। और बस इसी के साथ अब चलती हूँ। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ किसी के साथ मेरा ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।